हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल मिस्टर नोवेल बॉय। जिन्होंने इस सीरीज़ के पिछले एपिसोड्स मिस कर दिए हैं वो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, और जो पहले से साथ हैं उनके लिए हम आज का नया एपिसोड शुरू कर रहे हैं। जुओ फान ने उस काले स्फीयर को ध्यान से देखा। इसके भीतर ऊर्जा घूम रही थी, जैसे वह प्राचीन ऊर्जा जो पूरी दुनिया को पैदा करती है, और इसके चारों ओर अनगिनत सितारे थे जो जैसे ही उसकी नज़रों में आए उसकी पूरी आत्मा को चौंका दिया। उसका मन ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वह एक विशाल और अनंत दुनिया में हो, और वह अपनी छोटी सी मौजूदगी को उस ब्रह्मांड के सामने महसूस कर रहा था, जैसे कोई चींटी जिसे अनदेखे बलों ने रौंद डाला हो। अचानक उसकी पूरी दुनिया कांप उठी। पसीना उसके माथे पर बहने लगा। उसका दिल डर और चिंता से भर गया। उसकी इंसान होने की अदा, उसका अभिमान, सब कुछ एक पल में रौंदा गया। बिग ब्रदर जुओ, क्या आप ठीक हैं? युनशुआंग की आवाज़ में घबराहट थी। जुओफान ने धीरे से अपनी सांस ली और काले स्फीयर को फिर से देखा। सीनियर सॉवरेन युन, इस खजाने का इस्तेमाल कैसे करूं? सॉवरेन युन के चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान आई। खुद पता लगा लो। जो भी या जिसे भी तुम ढूंढ रहे हो, ये वर्ल्ड ब्रिज तुम्हारी मदद करेगा। बस यही कहना था मुझे लड़के, अब तुम जा सकते हो। सॉवरेन युन ने हाथ झटकते हुए एक आकाशीय हवा भेजी और जुओ फान हवा में उड़ते हुए दूर फेंका गया। बिग ब्रदर जुओ, युन शुआंग चिंतित होते हुए दौड़ी आई। उसने देखा कि जुओ फान धूल में लथपथ पड़ा था। क्या आप ठीक हैं? पेट्रियार्क का विदाई देना थोड़ा कठोर था। जुओ फान ने अपनी पोशाक से धूल झाड़ते हुए कहा, कोई बात नहीं, लेकिन क्या सभी सॉवरेन्स ऐसे होते हैं? क्या सभी के पास कोई अजीब सी आदतें होती हैं? युनशुआंग हंसी रोकते हुए बोली, बिग ब्रदर जुओ, क्या आप सेक्रेट डोमेन जा रहे हैं? क्या आप मुझे भी साथ ले चलेंगे? जुओ फान ने थोड़ा चौंकते हुए पूछा। क्यों? तुम्हें मदद की ज़रूरत है और मैं मदद दे सकती हूँ। जुओ फान थोड़ा संकोच करते हुए बोला, पीक जेनेसिस स्टेज ठीक है, लेकिन मुझे पता है कि तुम लड़ाई में बहुत अच्छी नहीं हो। सीक्रेट डोमेन तो। लेकिन युन शुआंग ने दृढ़ता से कहा, मुझे कम मत समझो। युन शुआंग की आंखों में एक खौफनाक नीली चमक आई और अद्भुत शक्ति फूटी। चारों ओर गड़गड़ाहट और हिलने की आवाज़ें आईं। पूरी पर्वत श्रृंखला उसी पल में ढह गई। पर यह कोई सामान्य कंपन नहीं था, वह पूरी तरह से समतल हो गई थी। जुओफान ने भारी महसूस किया और ज़मीन में धंसते हुए खुद को मुश्किल से संभाला। सब कुछ 100 मील में 300 मीटर तक समतल हो गया। युनशुआंग ने गर्व से देखा। क्या कहते हो बिग ब्रदर जुओ, यही तो मेरे द्वारा की गई शक्ति का 1/3 है। मैंने बाकी के 1000 मील को समतल नहीं किया क्योंकि यहाँ लोग रहते हैं, और ये तो मेरा विशेष कौशल भी नहीं है। जुओ फान का चेहरा चौंकते हुए सिकुड़ गया। लगता है सॉवरेन यून से प्रशिक्षण के बाद तुम पूरी तरह बदल गई हो। जुओ फान ने फिर से प्रश्न किया। पर क्यों नहीं पेट्रियार्क ने अपने अनुयायियों को क्लान की सुरक्षा के लिए प्रशिक्षित किया? युन शुआंग ने कंधे उचकाए। पेट्रियार्क ने दुनिया की चिंता की। वह बस तुम्हें देने के लिए यहाँ था। उसे ये भी परवाह नहीं थी कि हमारे क्लान का क्या हुआ या भविष्य में क्या होगा। उसने मुझे सिर्फ इसलिए सिखाया क्योंकि उसने 100 साल पहले तुम्हारा आभास किया था और चाहता था कि मैं तुम्हारी मदद करूं। जुओ फान ने काले स्फीयर को फिर से देखा और अपनी आंतरिक सोच में खोते हुए कहा, समझ गया, लेकिन क्यों वो मुझे मदद करना चाहता है? क्या यह सॉवरेन मार्ग के लिए है? जुओ फान ने श्वांगहेर के कंधे पर हाथ रखा। हम सोर्ड स्टार एम्पायर के राजधानी में 20 दिनों में मिलेंगे। देर मत करना, और लो क्लान को कुछ मत बताना। तुम उन्हें साथ नहीं ले जा रहे? श्वांगहेर ने हैरान होकर पूछा। क्या फ़ायदा अगर इतनी सारी खतरों में डालूं उन्हें? जुओफान ने गहरी सांस ली। वे मॉर्टल डोमेन के राजा हैं और उनका एक स्थिर स्थान है। उन्हें अब आराम करना चाहिए। अगर उन्हें सीक्रेट डोमेन ले जाऊंगा तो उन्हें फिर से शुरुआत करनी होगी और हर कदम खतरों से भरा होगा। वहाँ बहुत खतरनाक लोग हैं और इससे भी ज़्यादा छिपे हुए विशेषज्ञ हैं। मुझे खुद डर लग रहा है। उन्हें साथ ले जाना मुझे उन्हें बचाने में मुश्किलें दे देगा।
श्वांगर ने सिर झुकाया और समझी हुई नज़रों से कहा, समझ गई। दोनों ने कुछ दिन लुओ क्लान में बिताए, पुराने दोस्तों से मिले और फिर साम्राज्य की राजधानी के लिए रवाना हो गए। अब तक लगभग दर्जन भर दिन बीत चुके थे। जुओफान द्वारा एकत्रित किए गए अधिकांश लोग पहले ही वहां पहुंच चुके थे। ग्यू सन टोंग, च्याओर, ये लिन और अन्य धर्मा किंग्स, बाली यूयू, बाली यूले और बाली जिंगतियन वहां थे। यहाँ तक कि मुरोंग सुए भी साथ आ रही थी। मिस मुरोंग, आप भी आ रही हैं? जुओफान ने हैरान होकर पूछा। मुरोंग सुए ने सिर हिलाया। मेरी दृष्टि अब और विस्तृत हो चुकी है और मैं ऊपरी दुनिया को देखना चाहती हूँ, अगर आप बुरा न माने। जुओफान मुस्कुराते हुए बोला, मैं बुरा क्यों मानूंगा जब तुम अब अपने भाई की समस्या हो। अगर वो बुरा नहीं मानते तो मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। हा हा हा। वह थंडर पेविलियन की ओर बढ़ा। अब वहाँ पहले जैसी बिजली नहीं थी, वह एक सामान्य स्थान बन चुका था, क्योंकि 1 महीने पहले जोफान ने एक हल्का सा सील डाला था जब वह यह छवि याद था। वूरांदोंग की ओर इशारा करते हुए जोफान बोला, हमारे जाने के बाद तुम मॉर्टल डोमेन की देखरेख करना। जब मैं इशारा करूं तो दूसरा अरे सक्रिय करना, समझे? वूरांडोंग ने गंभीर होकर सिर झुकाया। क्रिस्टल क्लियर, पैलेस लॉर्ड। साम्राज्य अब समाप्त हो चुका है और मेरी नफरत शांत हो गई है। मैं बस पैलेस लॉर्ड के आदेशों को पूरा करना चाहता हूँ। जुओफान ने एक संकेत किया और चारों ओर की हवा में लहरें उठने लगीं। वर्ल्ड्स आर्ट्स कंबाइन, सीज ऑफ स्पिरिचुअल क्लैरिटी, एड मी इन एक्टिवेटिंग द अरे, ओपन द पाथ टू हेवन एंड गाइड मी ऑन माई जर्नी। बूम! हर भूमि में कंपन होने लगा। आकाश भयभीत आवाज़ों से भर गया। पूरी भूमि के अंदर खोदी गई सुरंगों में पवित्र पत्थर समा गए और 5 भूमि एक विशाल अरे में जुड़ गई, जो अब एकदम सक्रिय हो गई थी। हुश! एक सफ़ेद प्रकाश स्तंभ आकाश की ओर फूटा, पूर्व बीस्ट टेमिंग सेक्ट से। उसमें से निकली ऊर्जा उग्र थी, अनियंत्रित, जैसे कोई हजारों वर्षों से सोया राक्षस जाग उठा हो। वह शक्ति जमीन के नीचे खुदी हुई विशाल अरे में समा गई, सीधी साम्राज्य की राजधानी तक बहती चली गई। रसल और भी स्थानों से प्रकाश के स्तंभ उठे। अल्टीमेट क्लैरिटी सेक्ट, नॉर्थ सी, फ्लाइंग क्लाउड मैनर और अन्य स्थानों से। हर एक स्तंभ जैसे धरती को स्वर्ग से जोड़ रहा था। इतनी प्रचंड ऊर्जा निकल रही थी कि उसके पास खड़े लोग, यहाँ तक कि जेनेसिस स्तर के कल्टीवेटर्स, सांस भी ठीक से नहीं ले पा रहे थे। वे घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़े, कंपक पाते हुए, आंखों में डर समाया हुआ। 7 स्तंभ 5 भूमियों में फैले हुए आकाश को चीरते हुए उठे। और तब सेक्रेड डोमेन की शुद्ध और गाढ़ी स्पिरिचुअल एनर्जी वर्ल्ड विंड टनल्स से निकलकर उस गगनचुंबी अरे में समा गई और सीधे साम्राज्य की राजधानी की ओर बह चली। और दूर गगन गर्जना सी हंसी गूंजी। हा हा हा, आखिरकार हमारी स्वतंत्रता का समय आ गया। हा हा हा। यह थी ड्रैगन एंसेस्टर की गर्जना। उसकी आंखों में उमंग थी, उसकी आत्मा में राहत। आखिरकार पूर्ण हुआ। वो लड़का अब लौटने वाला है। सेफ ट्रैवल्स ओल्ड फ्रेंड। ऑल बीस्ट माउंटेन रेंज में आकाश को नापने वाले प्राचीन पक्षी वॉल्टिंग कुनपेंग ने चारों ओर की बदलती स्पिरिचुअल एनर्जी को महसूस किया। दूर क्षितिज पर फैले 7 स्तंभों को देखा और मुस्कराया। सब कुछ योजना के अनुसार हुआ, एक योजना जो युगों पहले रची गई थी। हा हा हा। हुश! सारी शक्ति अब एक ही जगह केंद्रित होने लगी। जुओफान की आंखों में चमक थी। उसने फिर से एक रहस्यमयी हैंड साइन बनाया और उंगली से आकाश की ओर इशारा किया। सभी पथ एक हों, आत्मोन्नति का मार्ग प्रकट हो। बूम! पूरी दुनिया एक बार फिर कांप उठी। थंडर पवेलियन से भी एक सफ़ेद स्तंभ फूटा, इतना चमकदार कि दिन का आकाश रात की तरह झिलमिलाने लगा। और तभी स्वर्ग खुल गया। स्वर्ग के ऊपर से वह दिव्य प्रकाश उतरा, वही जिसे स्पिरिट किंग बेली यूटियन ने देखा था, वही जो असेंशन का मार्ग खोलता है, वही जो स्वर्ग को पुकारता है। अब सेक्रेड डोमेन का द्वार पूर्ण रूप से खुल चुका था। ड्रिप धरती कांप उठी।
एक अंधेरी जेल की छत से पानी टपकता रहा। गंदे बिस्तर पर बैठा एक थका हुआ बुझा बुझा मध्य आयु का आदमी, जैसे समय और पश्चाताप ने उसे खोखला कर दिया हो। क्रैक! जेल के बाहर से आवाज आई। किसी ने झुककर कहा, योर मैजेस्टी को प्रणाम। कोठरी खोलो। जी। एक शाही परिधान में लिपटा व्यक्ति भीतर आया। उस टूटी फूटी दशा में बैठे कैदी को देखा और मुस्कराया। सम्राट भाई, सुना आपने? वो पुरानी आत्माएं अब जा रही हैं, लेकिन मैं एक राष्ट्र का राजा होकर भी उन्हें देने लायक कोई विदाई उपहार नहीं दे पाया। कौन जा रहा है? कैदी ने सिर उठाया और देखा। तियान्यू के सम्राट युवेन कॉन्ग। युवेन कॉन्ग ने लंबी सांस ली। मेरे वो सौगंध भाई, जुओफान और लुओक्लान, वो एक बड़े जगत की ओर जा रहे हैं, वहाँ जहाँ हमारी कल्पना भी नहीं पहुँचती। मैं यहीं रह गया, बस मन ही मन उन्हें शुभ यात्रा कहने के लिए। हाँ हाँ हाँ, एक गद्दार से मिलने खुद आए हैं योर मैजेस्टी। क्या यह बस ताकत दिखाने का तरीका है? युवेन योंग व्यंग्य से मुस्कराया। मैंने तो स्वॉर्ड स्टार एम्पायर का साथ दिया, जो सबसे शक्तिशाली था, और जुओफान ने उसे भी नेस्तनाबूद कर दिया। अब तुमने मुझे पकड़ लिया है। बहुत खुश हो गए ना? अब मैं कुछ नहीं कर सकता, ना लड़ सकता हूँ, ना बदल सकता हूँ, बस तुम्हारी मर्जी का गुलाम हूँ। युवेन कॉन्ग का चेहरा म्लान हो गया। दूसरे भाई, अगर यह सब 100 साल पहले होता तो शायद मैं तुम्हें वाकई ख़त्म कर देता, लेकिन अब सब कुछ बदल गया है। लुओ अलायंस के दबाव में मैं खुद भी सत्ता के खाली खोल जैसा हो गया, पर तभी लुओ युनहाई ने मेरी सम्राटीय शक्ति मुझे लौटा दी, और मैं सोचता था मुझे खुशी होगी, पर भीतर एक गहरी खालीपन ही मिली। खालीपन? हाँ। युवेन कॉन्ग की आंखों में नमी थी। राज सिंहासन में ऐसा क्या है? इस शक्ति के लिए मैंने अपने बड़े भाई को मरवाया, अपने पिता को धोखा दिया, और फिर दूसरों के हाथ की कठपुतली बना, ताकि एक दिन मुझे भी कूड़े की तरह फेंक दिया जाए। जब सत्ता वापस मिली, मैं रो पड़ा। ये कैसी शक्ति है? राजा, मंत्री, पिता, बेटे एक दूसरे को नोचते हैं, सिर्फ इसलिए कि अंत में एक इंसान अकेला ठंडे अंधेरे में खड़ा रहे। युवेन योंग अवाक रह गया, फिर कांपते हुए सुना, दूसरे भाई, मैं तुम्हें दोष दे रहा हूँ, पर सब कुछ मुझ पर मत थोपो। असल में क्राउन प्रिंस ने पिता की हत्या की थी। मैंने बाद में उसे इसी जुर्म में मारा। क्या? क्राउन प्रिंस ने पिता को मारा? पर सब कहते हैं तुमने मिलकर उन्हें मारा, लुओ क्लैन के साथ मिलकर सत्ता हथिया ली। यही सच्चाई है। अब जब तुम मेरे बंदी हो तो झूठ बोलकर मुझे क्या मिलेगा? युवेन कॉन्ग ने थक कर कहा, हमारा सम्राट पिता खुद ही लुओ क्लैन को मिटाने के लिए बाहरी शक्तियां बुला लाया था। उसे मुझ में उत्तराधिकारी दिखता था, लेकिन क्राउन प्रिंस ने पहले वार कर दिया। लुओ क्लैन ने चमत्कारिक रूप से विजय पाई और मैं उनकी कठपुतली सम्राट बन गया। पर अगर वे न होते, फिर भी सम्राट मैं ही बनता। पिता मुझे ही उत्तराधिकारी बनाना चाहता था। था। युवेन योंग की आंखें हिल उठीं। तो मैं इन 100 वर्षों में बस एक गलतफहमी का बदला लेता रहा, अपने ही हथियारों का साथ देकर। सब पागल हो गए थे भाई। हर कोई अपने नियंत्रण से बाहर हर चीज़ को मिटा देना चाहता था। पिता, क्राउन प्रिंस, यहाँ तक कि मैं भी। और तुम्हें, एक बंद कैदी को कोई नहीं छोड़ता। युवेन योंग गहरे सोच में पड़ गया। फिर उसकी पीठ झुक गई, जैसे सदियाओं उसकी रीढ़ पर बैठ गई हों। रिहा करो युवेन योंग को, युवेन कॉन्ग ने आदेश दिया। फिर अपने छोटे भाई की ओर देखा और धीमे मुस्कराया। कुछ दिन पहले जुओफान से एक आखिरी बार पीने बैठा था। तब मुझे एहसास हुआ, वो कभी सत्ता के पीछे नहीं भागा, उसे बस दुनिया से जीतना था। हमने लड़ लड़ कर एकांत जीवन जीने का अधिकार कमाया। दूसरे भाई शांगवान फेयुन, बुशिंगयुन, सारे गद्दारों का अंत बेहद बुरा हुआ, पर तुम मेरे भाई हो, आखिरी बचे हुए भाई। जुओफान ने तुम्हें मुझे सौंपा, ये उसका उपहार था। और अब युवेन क्लैन में एक सदस्य और बचा है। युवेन योंग के होंठ कांपे। और अगर मैं फिर से लड़ने आ गया तो? युवेन कॉन्ग हंसा। लड़ेगा?
मैं अब सिर्फ एक तीसरे दर्जे की ताकत का राजा हूँ और तुम कभी स्वॉर्ड स्टार एम्पायर के मंत्री थे। अगर तुम डबल ड्रैगन मैनर को हरा सकते हो तो मेरे जैसे का क्या करोगे? और फिर भी तुम लड़ोगे? कितनी विडंबना है। हाँ हाँ हाँ। युएन योंग चुपचाप देखता रहा। सब कुछ व्यर्थ था, सिर्फ एक दंभ का खेल। अब लड़ने का क्या मतलब? हाँ हाँ। वो झुकी पीठ के साथ बाहर चला गया, जैसे समय की सैकड़ों परतें उसके कंधों पर थीं। उसी समय जुओ फान ने अपने हाथ की अंतिम मुद्राएं पूरी की। वह उस चमकते स्तंभ की ओर देख रहा था। यह है उच्च लोक की ओर मार्ग। मेरे पीछे आओ। वहां पहुंचते ही जो मैं कहूं उसका पालन करना, नहीं तो एक गलत कदम और तुम कभी उजाले में वापस नहीं आओगे। जी, सबने एक स्वर में उत्तर दिया। येलिन आगे आया। बड़े भाई, ये तो रिकॉइल अरे थी, मॉर्टल डोमेन तोड़ने के लिए। ये एसेंशन पाथ कैसे बन गई? और गुरुजी, बाकी लोग? जुओफान ने आंखें सिकोड़ दीं। येलिन, क्या तुम्हें उन बुजुर्गों की बातों पर इतनी आस्था है? ओह, हमने जो सुना सब उन्हीं के मुंह से सुना। कोई प्रमाण नहीं कि सब सच है। उसकी आंखें चमकीं, हर शब्द गूंजता था। तुमने पांचों क्षेत्रों की लड़ाई देखी। सेंट्रल एरिया की जीत का मतलब नहीं कि 4 क्षेत्र मिट गए। 4 क्षेत्र जीते तो भी सेंट्रल एरिया का भाग्य तय नहीं हुआ। हर शक्ति अपने लिए लड़ती है, ना कोई नैतिकता होती है, ना कोई अच्छाई या बुराई। अगर वो बुजुर्ग सचमुच चले गए तो क्या तुम गारंटी दे सकते हो कि वो कभी लौटकर सबको नष्ट नहीं करेंगे? ये लिन चुप हो गया। पाह! जुओफान ने कंधे पर हाथ रखा, चेहरा गंभीर। हम पहले सेक्रेट डोमेन जाकर जांच करेंगे। अगर वहां सब वैसा ही हुआ जैसा वो कहते हैं तो वुरंडों को संकेत दूंगा और वह अरे को फिर सक्रिय करेगा। पर अगर वह सब एक झूठ था तो दुनिया की शांति के लिए वो बुजुर्ग अपनी बाकी जिंदगी कैद में ही बिताएंगे। ज्यादा मत सोचो। जुओफान ने उसे पिलर में धकेल दिया। ये लिन चीख भी न सका और गायब हो गया। जुओफान ने बाकी की ओर देखा, मुस्कुराया। अगला कौन? मैं! एक गुस्से से भरी चीख और एक लड़की उसके सामने प्रकट हुई। जुओफान चौंक गया। तुम यंग मिस? तुम नीच इंसान, फिर से जा रहे हो बिना हमें साथ लिए। नहीं, वो जगह तुम्हारे लिए नहीं। बड़े भाई जुओ, चाहे जो हो, हमने साथ रहने की कसम खाई थी। तुम्हारे पास हमें पीछे छोड़ने का कोई हक नहीं। लुओ युनहाई मुस्कुराया। देखो, पूरा लुओ क्लैन तुम्हारे साथ लड़ने आया है। और इस तरह एक युग का अंत और नए स्वर्ग की ओर पहला कदम शुरू हुआ। ली जिंगतियन के अधीन वो सभी वयोवृद्ध वेनरेबल्स वहां प्रकट हुए। ली जिंगतियन खुद, उसके साथ वो ताकतवर युगल और हजारों जेनेसिस स्टेज के अनुभवी योद्धा। यहाँ तक कि लुओ सिफान और वो नन्हे उद्यमी भी आ गए, हर चेहरा उत्साह और आस्था से दमकता हुआ। जुओफान ने माथा पकड़ा, हल्की हंसी में सिर हिलाया। तुम सब क्या नहीं डरते कि लुओ अलायंस का मूल अब खाली हो जाएगा? नहीं, लुओ युनहाई ने गरजते हुए हाथ लहराया। पुराना जाएगा, नया बनेगा। हमने लुओ अलायंस को यहाँ खड़ा किया था तो वहाँ भी कर लेंगे। बड़े भाई जुओ, मैं अभी जवान हूँ, मेरे भीतर अभी भी ज्वालाएं जलती हैं। मुझे किसी चीज़ से डर नहीं लगता। चलो इस रास्ते पर साथ चलें। हाँ स्टीवर्ट जुओ, हम सब तुम्हारे पीछे हैं। हर ओर से गर्जन उठी, सबने एक स्वर में हामी भरी। जुओफान ने लंबी सांस ली। उसके चेहरे पर थकावट थी, पर आंखों में गर्व। जो शब्द वो कहना चाहता था उन्हें अभी आकार भी नहीं मिला था। धक्का! किसी ने उसकी पीठ पर हल्का सा धक्का दिया और वो स्तंभ की ओर लड़खड़ाता चला गया। अब और बातें नहीं, सब चलो। एक कोमल सी मुस्कान और किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया, उसे खींचते हुए उस आलोक स्तंभ में ले गई। उस पल में कोई भय न था, बस विश्वास। जब दिल साथ चलते हैं तो किसी भी लोक की ऊंचाई छोटी लगती है, और जब पुराने युद्धों की राख से नए सपने उड़ान भरते हैं तब एक और दुनिया, एक नया अध्याय जन्म लेता है। हम एक के बाद एक सभी लोग उस उज्जवल स्तंभ से लुप्त हो गए। अब बस अकेले बचे थे वू रानदोंग। उन्होंने एक अंतिम हैंड साइन बनाया और वो चकाचौंध करती हुई लाइट पिलर धीरे धीरे बुझ गई। पांचों भूमि में फैले
सातों स्तंभ भी उसी तरह फीके पड़ने लगे। वू रंदोंग ने हल्की सी मुस्कान के साथ आकाश की ओर देखा। अपना ख्याल रखना, पैलेस लॉर्ड। दूर खड़े वू चिंग्क्यू और अन्य सभी ने हाथ जोड़कर देखा। अलविदा भाई जुओ। मन करता है कि हम भी चलें, उस विशाल दुनिया को देखें जो बाहर इंतजार कर रही है। वू चिंग्क्यू की आंखों में थोड़ी कसक थी। शांगवन चिंगन ने कंधे उचकाए। लेकिन तुम्हें अपनी सेक्ट संभालनी है, मुझे भी अपने क्लैन का ध्यान रखना है, और फिर हमें उस ग्रैंड अरे की रखवाली भी करनी है जिसे उसने पूरे 100 साल लगाए सेट करने में। उसने सख्त चेतावनी दी थी। ये शायद उसकी जिंदगी से जुड़ा है। वू चिंग्क्यू ने गंभीरता से सिर हिलाया। हाँ, उसने हमें अपनी जिंदगी तक सौंप दी है। डेविल पैलेस के साथ मिलकर इस ग्रैंड अरे की सुरक्षा, हम उसे नीचा नहीं दिखा सकते। हा हा हा। सबके चेहरों पर वही गर्मजोशी से भरी मुस्कान थी, एक सच्चे दोस्त के लिए जो एक अनजान दुनिया में प्रवेश कर चुका था। लेकिन अल्टीमेट क्लैरिटी सेक्ट में ड्रैगन एंसेस्टर स्तंभों के अचानक बुझने से चौंक गया। अरे ये क्या बकवास है, मॉर्टल डोमेन तो खुला ही नहीं था, फिर ये पिलर्स गायब क्यों हुए? और तभी बात उसकी समझ में आई। उस घटिया लड़के ने हमें छोड़ दिया। ये हिम्मत कहाँ से आई उसके अंदर? रुक जा, तू लौटेगा रोते हुए, और तब हम तुझे दिखाएंगे असली मजा, हरामखोर। उसी समय उत्तर की हेवन सीलिंग सी से सीएओ ने पानी से सिर बाहर निकाला। चारों ओर की शांति को महसूस करते हुए उसने लंबी सांस ली। जाओ लड़के, पता नहीं अगली बार कब मिलोगे। और फिर वो विशाल सिर वापस गहराइयों में समा गया। एक सदी जुओफान के साथ बिताने के बाद उसे फिर वही अकेलापन महसूस हुआ जो हजारों साल पहले था। हुश। मॉर्टल डोमेन में सभी के मन में बस एक ही नाम गूंज रहा था, जुओफान। लेकिन दूसरी ओर सेक्रेड डोमेन, एक जलती हुई बंजर भूमि। अचानक एक बीम ऑफ लाइट गिरी और उसमें से लोग बाहर निकलने लगे। गाढ़ा भारी स्पिरिचुअल एनर्जी हर ओर से लहरों की तरह उनके शरीर में समा रही थी। बिना किसी एफर्ट के उनका यूएनची उफान पर था। हर कोई सन्न रह गया। क्या यही वो दुनिया है जिसे पेट्रियार्क देखना चाहता था? ये तो गजब है। ये स्पिरिचुअल एनर्जी तो किसी सेक्रेड स्टोन माइन से भी 10 गुना ज्यादा घनी है। सेक्रेड स्टोन्स अब सील्ड थे, जो मिलते भी वो नाम मात्र को, मगर ये स्थान एक कल्टीवेटर का स्वर्ग था। बैली यूयू हंसते हुए बोली, जुओफान, क्या यही डेविल माउंटाऊ? उसकी हंसी बीच में ही रुक गई, क्योंकि जुओफान अब भी जमीन पर था और उसके ऊपर थी लुओ युनचांग उसे कसकर पकड़े हुए। जुओफान ने थकी आवाज में कहा, यंग मिस, हम आ चुके हैं, अब क्या आप मुझे छोड़ सकती हैं? लुओ युनचांग ने आंखें बंद कर मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, तुम फिर भाग जाओगे। ये जगह मेरे लिए बिल्कुल नई है, और पिछली बार भी मैं तुम्हें 5 भूमि में ढूंढ नहीं पाई। अब सेक्रेड डोमेन में तो बिल्कुल नहीं, इसलिए मैं तुम्हें छोड़ने वाली नहीं हूँ। उफ, उतर जा अब, उतर जा। को एक नाजुक सी हथेली उसके कॉलर को खींचती है। बैली यूयू पूरी तरह जल भुन रही थी। कुछ शर्म बाकी है या नहीं, दिन दहाड़े किसी मर्द पर यूं गिरना? लुओ युनचंग मुस्काई, वो मेरा स्टीवर्ड है, और अगर तुम्हें दिन में बुरा लगता है तो क्या रात को तुम्हारे लिए ठीक रहेगा? तुम बस करो, तुम दोनों, जुओफान ने झुंझलाकर कहा और खुद को झाड़ते हुए खड़ा हुआ। अब उसकी आंखों में एक अलग गंभीरता थी। हम सेक्रेड डोमेन में हैं, और यहाँ अब एक पल की भी गलती भारी पड़ सकती है, समझी? हर कोई अचानक चुप हो गया। जुओफान ने दृढ़ स्वर में कहा, ये सेक्रेड डोमेन है, मॉर्टल डोमेन से कई स्तर ऊपर। हर कदम पर खजाने बिखरे हैं और हर पत्थर के पीछे कोई एक्सपर्ट छिपा है। तुम्हें तो अब तक महसूस हो ही गया होगा कि ये स्पिरिचुअल एनर्जी कितनी घनी है। यहाँ कल्टीवेट करना बच्चों का खेल है। मॉर्टल डोमेन में अगर कोई 12 साल का लड़का बोन टेम्परिंग स्टेज तक पहुँच जाए तो उसे जीनियस कहा जाता है। प्रोफाउंड हेवन स्टेज पहुँचना एक चमत्कार होता, मगर यहाँ रेडिएंट स्टेज के बच्चे गलियों में घूमते हैं, इथीरियल स्टेज वाले गिनती के नहीं, और असली मॉन्स्टर्स तो जेनेसिस स्टेज के हैं।
खासकर तुम तीनों उद्यमी बच्चे, ध्यान से सुनो। तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें इस महान रेल्म में भेजा है, पर ये जन्नत नहीं है, ये हेल है। तुम्हारी स्टेटस, पावर सब कचरे की तरह फेंक दी जाएंगी यहाँ। यहाँ का कोई भी 16 साल का लड़का तुम सबको मिट्टी में मिला देगा। सिस, हर कोई चौंक गया। हाँ, यही सच्चाई है। मॉर्टल डोमेन में हम सब शिखर पर थे, मगर यहाँ हम सबसे नीचे हैं, आम इंसानों जैसे। जुओफान ने कठोरता से कहा, अगर सेक्रेड डोमेन में कुछ बनना है तो कम से कम स्पिरिट किंग बनना पड़ेगा। मॉर्टल स्टेजेस के कल्टीवेटर्स बस चींटियां हैं, कोई स्टेटस नहीं, कोई वैल्यू नहीं। उनके दिल भारी हो उठे। जुओफान की आंखों में फिर एक हल्की चमक आई। लेकिन निराश मत हो, ये सब इसलिए है क्योंकि मॉर्टल डोमेन की कंडीशंस ही बहुत घटिया थीं। अगर सिर्फ टैलेंट की बात करें तो तुम सब भी सेक्रेड डोमेन के मॉन्स्टर्स हो। सोर्ड किंग्स जैसे लोग। स्पिरिट किंग तक पहुंचना कोई बड़ी बात नहीं, बस थोड़ा वक्त लगेगा, और जब वो दिन आएगा तब ये पूरी दुनिया हमारा नाम याद रखेगी। सच। हर कोई चुपचाप जुओफान को देखता रहा, आंखों में एक नई रोशनी। सभी वो लोग जो कभी राजा थे आज फिर से शून्य बन गए थे, लेकिन अब उन्हें भरोसा था वो फिर उठेंगे। बेली यूयू ने चुप्पी तोड़ी। डेविल माउंटेन का क्या? क्या वो भी सेक्रेड डोमेन का हिस्सा है? हर किसी ने उसकी ओर देखा। हाँ, वो हमेशा डेविल माउंटेन की बात करता था, तो फिर हम यहाँ क्यों हैं सेक्रेड डोमेन में? जुओफान की मुस्कान गायब थी। अब वो एक और रहस्य बताने वाला था। सेक्रेड डोमेन की सच्ची परीक्षा बस शुरू हुई थी। जुओफान की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। एक धीमी लेकिन ठंडी हंसी के साथ उसने कहा, ऑफ कोर्स नहीं है। डेविल माउंटेन सेक्रेड डोमेन का बस एक हिस्सा है, और ये मत सोच लेना कि डेविल माउंटेन कोई दोस्त है। उसने सबकी ओर नज़र डाली। अब से डेविल माउंटेन हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। सन्नाटा। हर कोई कांप उठा। क्या ये उसकी सेक्ट नहीं थी? तो फिर? रंबल। एक जोरदार गड़गड़ाहट ने आकाश को चीर दिया। काले बादलों में बिजली लहराने लगी, जैसे गुस्से में सांप अपने फन उठाए हों। हर कोई चौंक कर पीछे हट गया। दिल में डर की लहर दौड़ गई। मगर तभी उनके शरीरों में युएनची उबाल खाने लगा, एक बवंडर की तरह। जैसे ब्रेक थ्रू हो रहा है, किसी ने चिल्लाकर कहा। जुओफान ने दबी आवाज में गाली दी, यस, यही है सेक्रेड डोमेन का असर। मॉर्टल डोमेन सिर्फ स्पिरिचुअल एनर्जी से खाली नहीं था, वो सप्रेस्ड भी था। अब जब हम सेक्रेड डोमेन में आ चुके हैं, वो सप्रेशन टूट चुका है। हमारे कल्टीवेशन अब अचानक छलांग मारेंगे, खासकर वो लोग जो वर्षों से पीक जेनेसिस स्टेज पर अटके थे। उनके लिए अब कोई रोक नहीं। एक पल भी नहीं गंवाएंगे वे एडवांसमेंट में। धत तेरी। पर ये तो अच्छी बात है ना, स्ट्रेंथ बढ़ रही है। जुओफान की आंखों में अचानक सख्ती आ गई। तुम लोगों को कुछ पता भी है क्या? उसकी निगाहें उठीं और उसने उस आकाश को घूरा जहां काले बादल उमड़ रहे थे और बिजली उन्माद में नाच रही थी। स्टेज बढ़ाना ठीक है, मगर स्पिरिट किंग स्टेज कुछ और ही है। वो सिर्फ पावर अप नहीं है, वो एक कंप्लीट रीबर्थ है। तुम्हारा शरीर, तुम्हारे मेरिडियंस, तुम्हारा युएनची सब फिर से बनाया जाएगा। और इसका मतलब है लाइटनिंग ट्रिब्यूलेशन, वो आकाशीय बिजली जो तुम्हारी हर कमजोरी को भस्म करके तुम्हें एक नए स्तर पर ले जाएगी। मगर उसके लिए तुम्हें भुगतना पड़ेगा, अकेले। एक आदमी के लिए तो ये सहन करना भी मुमकिन है। उसकी आंखें गंभीर हो गईं। मगर यहाँ तो दर्जनों कल्टीवेटर्स, सारे के सारे पीक जेनेसिस स्टेज पर हैं। सब लाइटनिंग बुलाएंगे एक साथ। उनकी ट्रिबुलेशन एक दूसरे में मिल जाएगी, पावर कई गुना बढ़ जाएगी। एक जोरदार थंडरस्टॉर्म जो पूरे इलाके को हिला देगा। प्रॉब्लम सिर्फ ये नहीं कि तुम उसे झेल नहीं पाओगे, असल खतरा है यूनहाई और बाकी सबके लिए जो आसपास खड़े हैं। उन पर गिरेगी वो आग, वो जल जाएंगे।
हर किसी की सांसें थम गईं। आकाश की तरफ देखा, वहाँ बिजली एक दूसरे से टकरा रही थी, जैसे चेतावनी दे रही हो। जुओफान की आवाज़ में अब कोई मजाक नहीं था, सिर्फ सच्चाई, कड़वी पर ज़रूरी। सेक्रेट डोमेन में एक भी कदम सोच समझ कर रखना होगा। हर ब्रेक थ्रू, हर चीख, हर हलचल किसी और की मौत बन सकती है। जुओफान के शब्दों ने सबके दिलों में हलचल भर दी। मुरोंग लाई तुरंत चीखा, सभी जेनेसिस स्टेज कल्टीवेटर्स मेरे साथ चलें, हम लाइटनिंग ट्रिब्यूलेशन को दूर ले जाएंगे। लेकिन जुओफान ने सिर हिला दिया, बहुत देर हो चुकी है। आकाश से गड़गड़ाहट हुई और बिजली एक जोर से पास ही गिरी, 50 मील चौड़ा गड्ढा छोड़ते हुए। जुओफान की आंखें सिकुड़ गईं, उसका शरीर कांप उठा, लेकिन अगले ही पल काली एनर्जी उससे निकलकर लुओ युनहाई और बाकी हजारों लोअर कल्टीवेटर्स को ढकने लगी। मैं अपने डोमेन से इन सबको बचाऊंगा, तुम लोग उड़ो और अपनी ट्रिब्यूलेशन वहीं ले जाकर झेलो। मुरोंग लाए और बाकी कल्टीवेटर्स आकाश की ओर भागे, मगर तभी एक और विस्फोटक गड़गड़ाहट हुई। बूम! बिजली ने उनके रास्ते को काट दिया। फिर भी पीछे छूटती मासूम जानों की याद ने उन्हें रोकने नहीं दिया। दांत भींचते हुए वो जबरदस्ती आगे बढ़ते रहे। जुओफान वहीं खड़ा रहा। बिजली उस पर भी गिर रही थी, लेकिन उसने परवाह नहीं की। उसकी ब्लैक एनर्जी लगातार फैल रही थी, बिजली की शक्ति को अपने भीतर खींचती हुई, उसे रिफाइन करके उसकी कल्टीवेशन को ऊपर ले जा रही थी। वो पहले जेनेसिस स्टेज की 7वीं परत में था, मगर सीक्रेट डोमेन में आते ही उसकी शक्ति उबलने लगी थी। और अब एक घुटी हुई आवाज़ के साथ वो पहुंच गया 8वीं परत पर। जुओफान मुस्कराया। बूम! एक और भारी बिजली सीधे उसके सिर पर गिरी। उसका पूरा शरीर कांप उठा। डीमन ट्रांसफॉर्मेशन आर्ट पूरी ताकत से एक्टिवेट हो गया, पर फिर भी एक अंश बिजली का उसकी नसों में घुस गया। वो स्पैज़म से कांपने लगा और मुंह से खून निकल आया, लेकिन उसने चुपचाप सह लिया। वो चाहता तो ज़्यादा अब्जॉर्ब कर सकता था, मगर तब बाकी लोगों की रक्षा कौन करता? अगर मैं बर्बाद भी हो जाऊं, तो भी ये लोग जिंदा रहने चाहिए, उसने मन ही मन सोचा। बूम, बूम, बूम! बिजली की बारिश होती रही, मोटी जैसे बाल्टी, कभी पतली जैसे प्लेट, कभी पहाड़ जैसी भारी, एक के बाद एक, 81 बार। जुओफान का शरीर अब धुएं से भरा था, मगर वो अब भी खड़ा था। उसकी मेरिडियंस और युआनची अब लोहे जैसे मजबूत हो गए थे। जेनेसिस स्टेज की 9वीं परत पूरी। हा हा हा, स्पिरिट किंग से अब ज्यादा दूर नहीं हूं। आसमान में काले बादल बिखरने लगे। जुओफान ने लंबी सांस ली। नहीं, अभी और नहीं। ये 81 स्ट्राइक्स ने मेरी जान लगभग ले ही ली। स्पिरिट किंग बनने के लिए अब एक और ट्रिबुलेशन आई तो यहीं मर जाऊंगा। उसका शरीर दर्द में डूबा था, पर उसकी ताकत हर नस में जैसे आग की तरह दौड़ रही थी। सिर्फ एक राक्षस ही कुछ ऐसा सह सकता है, जैसा जोफान ने सहा। बाकी कल्टीवेटर्स तो 30वीं या 40वीं स्ट्राइक पर ही मर जाते। वो बाकी लोगों को बाहर निकालने ही वाला था कि बूम! फिर से बिजली गिरी। उसने ऊपर देखा। नहीं, ये फिर से शुरू हो रही है। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। बूम! इस बार बिजली पहले से भी ज्यादा भारी थी। जो फैन कांप उठा, खून उगलते हुए। ये लाइटनिंग ट्रिब्यूलेशन नहीं है। इसमें वो बात नहीं है जो नॉर्मल ट्रिब्यूलेशन में होती है। उसने आकाश की ओर घूरा। काले बादलों में अब लाल रंग की रेखाएं थीं। सोल सकिंग ब्लड लाइटनिंग, ये तो स्कारलेट लाइटनिंग वैली है। नीचे की जमीन काली पड़ चुकी थी, जल चुकी थी। हर जगह बिजली के निशान थे। अब समझ आया जुओफान को, वो सीक्रेट डोमेन में कहाँ आया है। ये जगह बर्बादी का द्वार थी। यहाँ की हर बिजली नॉर्मल ट्रिब्यूलेशन से कई गुना ज़्यादा खतरनाक थी। सफ़ेद बिजली स्पिरिट किंग को दबा सकती थी, तो लाल बिजली सेंट को भी जला सकती थी। कितनी घटिया किस्मत है हमारी। सीक्रेट डोमेन में आए और सीधा यहीं गिर गए। जुओफान ने होंठ भींचे। थंडर पेविलियन, हाँ, मॉर्टल डोमेन के थंडर पेविलियन से जुड़ी ये जगह ही तो है।
वहीं से ये कनेक्शन बना और हम यहीं फंस गए। अब बस इससे किसी तरह बाहर निकलना होगा, इससे पहले कि एक लाल बिजली हमें राख बना दे। उसकी आंखें चमकीं, एक स्कारलेट डिमोनिक स्वॉर्ड उसकी हथेली में प्रकट हुआ। सोरिंग स्वॉर्ड आर्ट, सोरिंग हेवन। जुओ फान ने बादलों की ओर तलवार फेंकी। एक लाल तलवार लहर उठी और बादलों से टकरा गई। रंबल। बिजली ने उसे रोका, मगर उसकी आर्ट ने बादलों में एक छेद बना ही लिया। जुओ फान हंसा। ये काम कर रहा है। अगर मैं क्लाउड्स को जल्दी जल्दी तोड़ता रहूं तो लाल बिजली बन ही नहीं पाएगी। मगर तभी बादलों ने फिर खुद को बंद कर लिया। जुओफान का चेहरा कस गया। उसने फिर से वार किए, बार बार। तलवारें, बिजली, बादलों में छेद। मगर फिर बिजली और भी तेज हो गई। जुओफान की आर्ट अब उन्हें रोक नहीं पा रही थी। हर अगली बिजली उसके शरीर को झकझोर रही थी और आकाश में लाल रंग की एक झलक चमकी। जुओफान का दिल डूब गया। अगर ये लाल हो गई तो हमारे पास कोई चांस नहीं है। जुओफान की हथेलियां पसीने से भीग चुकी थीं। आकाश से आती हर गड़गड़ाहट, हर चिंगारी अब जानलेवा लग रही थी। डिंग! एक अचानक सी आवाज़ उसके कानों में गूंजी। जुओफान चौंक गया। थंडर रिंग उसकी उंगली में हल्की सी चमकी और सनरिंग सोर्ड, वो रहस्यमयी पर्पल तलवार, उसके हाथ में प्रकट हो गई। ओह, सनरिंग सोर्ड, अब क्या करने वाली हो तुम? जुओफान ने गंभीरता से पूछा। वूश! सनरिंग सोर्ड ने जवाब नहीं दिया, बल्कि जोरदार पर्पल बिजली की लहर छोड़ी और जुओफान को सीधे आकाश की ओर खींच ले गई। वो हैरान तो था, पर उस तलवार की अग्नि में कुछ ऐसा विश्वास था कि जुओफान ने बिना हिचक उसके साथ उड़ना स्वीकार कर लिया। बूम! एक भीषण बिजली सीधी उस पर आ गिरी और इस बार उसमें लाल रंग की झलक भी थी। कमबख्त! बिजली ने अपना रूप बदल लिया है। जुओफान घबरा गया। वो अपनी डिमोनिक स्वॉर्ड से उसे रोकने ही वाला था, मगर सनरिंग स्वॉर्ड ने उसे पीछे धकेल दिया। फिर जाप! एक प्रचंड पर्पल लहर निकलकर बिजली से सीधा टकराई। बूम! पूरे आकाश को चीरता हुआ एक विस्फोट हुआ। जुओफान की आंखें चौंधियां गईं। उस भयंकर लाल बिजली को संडरिंग सोर्ड की पर्पल लहर कण कण में बांट चुकी थी, जैसे वो कभी थी ही नहीं। उसके बाद वो तलवार सीधे थंडर क्लाउड्स में घुसी और वहां एक भीषण छेद बना दिया। बादल कांप उठे। उनका लाल लाल रंग अब धीरे धीरे सफेद होने लगा। जुओफान की आंखों में चमक आ गई। ये तो डिस्ट्रक्शन है। सनरिंग सोर्ड आर्ट की शक्ति, विनाश की शक्ति। वो बुदबुदाया। अब समझा। सोरिंग सोर्ड आर्ट में आकाश को भेदने की ताकत तो है, मगर बादल कोई ठोस वस्तु नहीं। वो बस हटते हैं, फिर लौट आते हैं। पर सनरिंग सोर्ड आर्ट, वो उन्हें मिटा देती है। तबाही ही है जो इन जंगली बादलों को रोक सकती है। सिर्फ लहर नहीं, बल्कि उनका अस्तित्व ही खत्म कर देना होगा। जुओफान का चेहरा दृढ़ हो गया। उसके पास अब सिर्फ एक रास्ता था, सनरिंग सोर्ड के साथ मिलकर आकाश को ही काट डालना। अगर आपने यहाँ तक देखा है तो दिल से शुक्रिया कहता हूँ, और अगर अगला एपिसोड जल्दी देखना चाहते हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें।